सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि टेस्ट सीरीज़ का क्या करना है यूपीपीसीएस 2023 के प्री के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको ध्येय की टेस्ट सीरीज़ एंड जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ का बुकलेट दिखाऊंगी इस वीडियो में। उसके बाद में आप कॉस्ट वगैरह देख के कंपेयर कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या लेना है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि हमें टेस्ट सीरीज़ यूज़ कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मोस्टली जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़, ध्येय की टेस्ट सीरीज़, इसके साथ साथ में मैंने एक नाम डालना भूल गई हूँ, दृष्टि की टेस्ट सीरीज़, दृष्टि आईएएस भी होता है, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज़, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूपीएससी हिंदी वाले सर लोग भी टेस्ट सीरीज़ निकालते हैं। आई एम नॉट श्योर वो बायलिंगुअल है कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। एंड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले जो टेस्ट सीरीज़ निकालते हैं, तो ये कॉमन टेस्ट सीरीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब ये जो है इसका सबसे पहले देखते हैं, हम पहले जीएस वर्ल्ड और ध्येय की बुकलेट देखते हैं, उसके बाद हम आगे इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो ये है जीएस वर्ल्ड की बुकलेट एंड दिस इज ध्येय आईएएस की बुकलेट। ठीक है, सो अगर हम जीएस वर्ल्ड की बुकलेट देखें, लेफ्ट साइड में इंग्लिश एंड राइट साइड में हिंदी क्वेश्चंस आते हैं। लेट मी जस्ट पास से आपको दिखाती हूँ नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डिपिक्टेड इन पशुपति सील, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न का है। ठीक है, फिर है हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में, फिर मैच द फॉलोइंग, ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग एंड असर्शन वाले क्वेश्चन। अगर आप नेचर देख रहे हैं इन क्वेश्चन का तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में ही है। नाउ लेट मी शो यू, ये था हमारा जीएस वर्ल्ड का। नाउ ध्येय आईएएस का सेक्शनल है साइंस, तो साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी इसके पैटर्न कैसा है, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। ठीक है, इसका अगर हम पैटर्न देखते हैं, असर्शन, रीजन। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन में कौन सा गैस, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, स्कैटरिंग ऑफ कलर हो के बारे में है। ठीक है, गैमेक्सिन के बारे में है। ह्यूमन बॉडी यूरिया प्रोड्यूस होती है उसके बारे में। बायोमास, पिरामिड ऑफ डीप एक्वेटिक। देख रहे हैं आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस दोनों का सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। कोरल रीफ। नाउ लेट्स सी द पार्ट, ध्येय का ही देखते हैं कि जब ये एनालिसिस होता है तो इसका जो मॉक आंसर है वो कैसा है और क्या ये बायलिंगुअल है। तो ध्येय का जो है उसका एनालिसिस पीछे पे ही रहता है एंड इफ़ यू कैन सी सारा कुछ बायलिंगुअल ही है। एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाइन और 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम में ही सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। हाउएवर आपका जो एनालिसिस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है। अब ये जो जीएस वर्ल्ड की बुकलेट है आप देख सकते हैं 2021 की, ये 2 साल पहले वाले एग्ज़ाम में मैंने ऑर्डर किया था, तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने अपने बुकलेट अपडेट किया होगा। इनके मैं आपको इनके जो आंसर्स होते हैं वो हर एक टेस्ट के पीछे ही लिखे होते हैं और इनका जो आंसर्स और एक्सप्लेनेशन की बुकलेट है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है। तो जीएस वर्ल्ड वाला जो है वो सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करता है, इंग्लिश में नहीं है। पर ऐसा हो सकता है 2023 है, क्योंकि हमेशा हर कोचिंग सेंटर अपने आप को अपडेट करता है। अगर इन्होंने अपने आप को अपडेट किया होगा तो एक बार इनको देख लीजिएगा। तो ये, और दूसरी बात ये है जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज़ जो होती है, एक बुकलेट में 1 and 3 3 टेस्ट आता है, 70 रुपीज़ की आती है। ध्येय वाले हर एक बुकलेट में एक टेस्ट होता है, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 6, टेस्ट नंबर 5 एंड बायलिंगुअल होता है एंड साथ साथ में बाकी तो मैंने आपको अंदर दिखाया है। अगर आपने अभी देखा होगा ध्येय और जीएस वर्ल्ड के जो क्वेश्चंस थे, देखिए क्वेश्चंस कहाँ से लेंगे, तो क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक पोर्शन और एक होता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन।
ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो सारा कुछ उसका जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर पेपर का ही पैटर्न है। एंड अगर करंट अफेयर्स के अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, 2 साल की तो एनालिसिस मैंने ही कर दिया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्ट आते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं तो हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेक्शन से मिनिमम 1 बोल रही हूँ, मे बी कभी कभी किसी सेक्शन से 2-3 आते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया, उसके बाद में एक गेम्स से आते हैं, है ना, गेम्स लेकर, एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड आते हैं, उसके बाद में कोई प्लेसेस इन न्यूज़ रही होगी तो उससे रिलेटेड आते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है करंट अफेयर्स के जिसको 8 से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 8 से 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से कभी कभी एक टॉपिक में से एक पार्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, कभी कभी एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन से 3 से 4 भी ले लेते हैं, और कभी कभी एक पार्ट से एक ही क्वेश्चन आता है। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। नेचर मतलब जो टॉपिक रहता है ना उसी को उठा के व्हाट, हाउ, व्हाई क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल देते हैं, आसपास के 4 ऑप्शन डाल देते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो आप करेक्ट टिक कर जाएंगे, अदरवाइज कभी कभी तुक्के भी राइट हो जाते हैं। यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं, आरओ एआरओ के जो क्वेश्चंस है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेटा। तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, इसलिए इट डज नॉट मैटर कि किसका टेस्ट सीरीज आप ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को। देखिए मैं यहाँ पे जब कोई चीज़ें अच्छी होती है किसी भी कोचिंग का कुछ भी, तो मैं कभी भी मैं तारीफ़ करने में भी पीछे नहीं छूटती हूँ। आई एम नॉट समवन जो कि मेरे कॉम्पिटिटर अगर अच्छा कर रहे हैं तो समथिंग एनवी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दे आर नॉट माई कॉम्पिटिटर्स, ये सब गुरुजन है, इनके लोगों के चैनल से हमने पढ़ाई करी है, तो कॉम्पिटिशन की तो बात नहीं आती। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, जब नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, तो इसमें हमको फिर क्या फैक्टर है जो हमको बताना चाहिए, तो फैक्टर वो होगा कॉस्टिंग, कौन कितने कॉस्ट में। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस का प्री का पेपर है, इट इज़ नॉट लाइक यूपीएससी जहाँ पे हमें क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस तरीके के होने चाहिए कि दैट विल लेट आवर ब्रेन यूज इट्स एनालिटिकल पावर टू द कोर। स्टैटिक क्वेश्चन के भी जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर जितना मैंने एनालिसिस किया है, 35 से 38 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं अराउंड 110 क्वेश्चंस अगर बोलेंगे, अगर 40 का एवरेज लेते हैं, 40 अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो 110 क्वेश्चन आपकी स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। इन 110 में से भी 80 से 90 क्वेश्चंस तो एकदम सिंपल होते हैं, प्रीवियस ईयर से ही आते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन व्हाट नॉट व्हाट इज एल्गाई ब्लूम पूछ लेता है, देन किसी बीमारी के बारे में पूछ लेता है कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है कि वाटरबॉर्न है, इस तरीके की चीज़ें पूछता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप करेक्ट टिक कर जाएंगे। जब एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मुझे बताइए, कोई भी कोचिंग सेंटर वाले जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, इट इज़ ऑल दी मैटर ऑफ कॉपी एंड पेस्टिंग। देखिए मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, वहाँ पे फैकल्टीज लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट टेस्ट प्री की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें ऑल अ कोचिंग सेंटर हैज़ टू डू इज़ उसको कॉपी और पेस्ट करना है, और उसको जिस फॉर्मेट में अगर प्रिंट करके आपको देना है तो वो आपको कुरियर करेगा, तो कुरियर वाले का तो चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। एंड अगर ऑनलाइन अगर डिस्ट्रीब्यूट करा तो ऑनलाइन वाले में क्या करना होता है, जो भी आपके कोचिंग सेंटर है उनको एक बार क्वेश्चन आंसर बनाना है और एक बार लिखना है, उसके बाद से तो बच्चा खुद ही सेल्फ एनालिसिस करता है, अनलेस सम एप्लीकेशन में आप कुछ डाल के दे रहे हो। तो ऑल इन ऑल कहने का ये मतलब है, जितने भी मैंने कोचिंग सेंटर यहाँ पे लिस्ट करी है, सबके सब आपको जीएस और ध्येय तो आपको घर में कुरियर आ जाता है। आई थिंक यूपीएससी हिंदी एंड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ऑनलाइन रखते हैं। अगर मैं ध्येय की टेस्ट सीरीज, अगर मैं जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो 70 रुपये में 3 टेस्ट आता है इनका, ठीक है। तो दैट इज़ 210 रुपीज़ 3 टेस्ट का, तो 9 टेस्ट का आ जाएगा आपका 630 रुपीज़। वैसे ही ध्येय की टेस्ट सीरीज एक बुकलेट एक टेस्ट 30 रुपये की है, तो ये टोटल बनेगा आपका 300 रुपये। तो 300 रुपये में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, और क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ, क्वालिटी सबकी अच्छी है, इस अगर उससे करेंगे क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपका टेस्ट सीरीज एकदम जादूगर टेस्ट सीरीज आ जाए कि उसके क्वेश्चंस करके आप यूपी पीसीएस में क्लियर कर दें, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर क्वालिटी क्वेश्चंस हैं तो उसके बाद में देयर इज़ अ वे हाउ यू हैव टू यूज़ दीज टेस्ट सीरीज, जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 10 बुकलेट का टेस्ट सीरीज बना रहे हैं
तो उसके लिए अपने मम्मी पापा का जब आप पैसे खर्च करते हैं तो डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 टेस्ट के लिए डू नॉट स्पेंड मोर देन 1000 से 1500। एनीबडी इज चार्जिंग मोर देन दैट। अब आपके पर्सनल, ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, कॉस्टिंग बताऊं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊं। बाकी यूपीएससी हिंदी वाले सर लोग भी आपको मॉक टेस्ट एक बार देते हैं तो उनमें से आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फ्री में। वैसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों के टेस्ट सीरीज़ का बहुत एनालिसिस किया गया है। आप यूट्यूब वीडियो में अगर जाके देखेंगे तो आपको वहाँ से वो चीज़ मिल जाएगी। और दूसरी बात, नहीं भी होगा तो सर लोगों से एक टेस्ट मांग लीजिएगा सैम्पल के लिए। सबके सैम्पल को कंपेयर करके देखिए, जीएस वर्ल्ड के सैम्पल को, ध्येय के सैम्पल को। अगर आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन सेम लगे तो सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस के लिए वाई विल यू पे मोर देन और डबल द अमाउंट ऑफ मनी? क्योंकि प्री के टेस्ट सीरीज़ में फैकल्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है बेटा। ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही टेस्ट देना है, खुद ही ओएमआर मार्क करना है, खुद ही चेक करना है और खुद ही मॉक आंसर पढ़ना है जो पीछे पे मॉक आंसर दिया रहता है। तो आप मुझे बताइए इसमें फैकल्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हुआ? और फैकल्टीज़ ने जो ये क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं और जो भी उनकी कॉस्टिंग पड़ती है तो उसका तो आपको टेस्ट सीरीज़ में आपके चार्जेस ले ही रहे हैं ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कंपेयरिंग ऑल द फैक्टर्स, 10 टेस्ट का आपको 1000 से 1500 ही देना चाहिए। आई विल सी, मैंने 2 लोग को हायर किया। आई विल सी इफ़ आई कैन कम अप विथ सर्टेन थिंग्स। तो आई थिंक इफ़ आई विल कम अप विथ सर्टेन थिंग्स तो मैं 50 रुपीज़ की 50 रुपीज़ का एक रहेगा मेरा, एंड दैट इज़ आई थिंक आई विल गिव 555 में। दिस इज़ बिकॉज मैं हमेशा रिपीटेड नंबर्स में फ़ीस लेती हूँ। तो 555 में आई विल गिव 10 टेस्ट ला दूंगी इफ़ आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस, बट आई विल ट्राई टू सी। बिकॉज मैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस तो सभी सेम है, मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगी कि मैं कोई खुद से एकदम मस्त वाला क्वेश्चन बनाऊंगी। आई नो हाउ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न मैंने आपको बताया ही, आपके सामने ही मैं देख रही हूँ। तो उस पैटर्न का करंट अफेयर्स से निकाल के मैं उसके क्वेश्चंस को ऐड करूँगी, 35 to 40 क्वेश्चंस। एंड बाकी जो स्टैटिक का क्वेश्चंस है वो मैं अपने टेस्ट सीरीज में डालने वाली हूँ घटना चक्र से। एंड थोड़ा बहुत नेचर को ट्वीक करेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की भी कोशिश करेंगे, 8-10 क्वेश्चन। तो उस कॉम्बिनेशन में आई विल सी इफ माई टीम कैन प्रिपेयर अ टेस्ट सीरीज, तो वो तो बहुत कम रेट में हो जाएगा। सो पीपल हु आर नॉट एबल टू पे 1000 ऑल्सो, तो उनके लिए भी बिल्कुल हाफ रेट में ये आ जाएगा। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दिस, आई हैव टू वर्क ऑन दिस आइडिया इफ आई एम एबल टू। बट मीन वाइल आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। मुझे नहीं लगता कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको कॉस्टिंग पे देखना चाहिए कि कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो एक तो ये हो गई बात। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉस्ट देखिए और फिर आप अपना क्वालिटी ना देखिए, बट मैंने आपको क्वालिटी दिखाया है कि क्वालिटी ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है, क्योंकि सारे लोग स्टैटिक का प्रीवियस ईयर पेपर ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कंसिडर हो गया। नाउ कम्स द पॉइंट कि अब इसको यूज़ कैसे करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको डिस्कस करना है कि इस टेस्ट सीरीज़ को करना कैसे है, हाउ डू यू यूटिलाइज द टेस्ट सीरीज़, जिससे आपके सारी चीज़ें आपका जो प्रेपरेशन है वो इस लेवल में जाए कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो कट ऑफ के बहुत आसपास आपको खड़े होना है। मुझे अभी भी लगता है कि जनवरी एंड फरवरी के मंथ में आपको 3 घंटा मेंस को देना ही चाहिए। ठीक है, और 5 से 6 घंटा आपको प्री को देना चाहिए। ठीक है, 8 घंटा तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे आप, 8 से 9 घंटा। उससे कम कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करना। और क्योंकि आई हैव मेंटरशिप में मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एंड दे आर डूइंग प्रिटी गुड। इनफैक्ट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो दिन का 6 घंटा पढ़ते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी पढ़ाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू अस जो कि फुल टाइम पढ़ाई करने वाले हैं। तो आपके कंपटीशन में जो लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो जब 9 घंटा, 9.5 घंटा, 10 घंटा काम करने के बाद में जब वो 6 घंटा निकाल सकते हैं, तो आपको अगर टाइम मिला हुआ है तो आप कम से कम 8 घंटा तो पढ़ाई करिए। उससे कम पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप एग्ज़ाम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आप खुद के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स और उनकी मनी और उनके टाइम के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट नोट, 8 से 9 घंटा बैठ के अब बहुत हो गया है। जनवरी का मंथ आ जाएगा, चुपचाप बैठ के आने वाले 5 से 6 महीने में पढ़ाई कर लीजिए। वंस इट फॉर ऑल इस बार एग्जाम निकाल लीजिए। एनीथिंग लेसर देन दैट आप किसी के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है कि 5 से 6 घंटा आपको प्री पढ़ लिया, 3 घंटा मेंस पढ़ लिया, ये जैन से फेब में करना ही करना है। मेंस में क्या करना है आपको, तो मुझे ऐसा लगता है 1 आवर 1 घंटे में 5 क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए।
और 5 क्वेश्चन लिखने के बाद में आप उसको 30 मिनट्स इसको एनालिसिस करना चाहिए, क्या लिखा है मॉक आंसर से मिला लेना चाहिए, और 1.5 घंटा आपको देना चाहिए ऑप्शनल। तो ये तो बात साइड हो गई। अब हमको प्री के लिए क्या करना है। सो इफ़ वी आर गिविंग 5 to 6 आवर्स प्री को, तो आपको घटना चक्र की रीडिंग तो करनी ही है। घटना चक्र क्या करना है, कैसे नहीं करना है, आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घटना चक्र कैसे पढ़ना है, उसका टाइम टेबल वगैरह मैं आपको दूंगी। तो घटना चक्र जहाँ तक मुझे पता है 10 दिन में एक घटना चक्र फिनिश होती है। 10 डेज में एक घटना चक्र फिनिश होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी पढ़ रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, हिस्ट्री को सबसे आखिरी में पढ़ना है। मैंने कभी नहीं बोला है कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैंने हमेशा बोला है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना डेप्थ है हिस्ट्री की, हर साल हमको 4 या 5 क्वेश्चन नए मिलते हैं, और 4-5 नए क्वेश्चन के लिए इतनी पढ़ाई करना जिसकी लिमिट नहीं है, वो कॉस्ट बेनिफिट पे नहीं बैठता है। इसलिए पहले बाकी चीज़ों को करनी है और उसके बाद हिस्ट्री करनी है। कैसे करना है आने वाली वीडियोज़ में हम गाइड करते रहेंगे। अब क्या करना है आपको, 10 दिन में 10 डेज में एक घटना चक्र कवर होती है। तो आप जो भी घटना चक्र कवर कर रहे हैं पर से, अगर आप जनवरी 2nd 1st प्लीज़ मना लीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट कि मैंने न्यू ईयर को सैक्रिफाइस करके पढ़ाई किया। तो देखिए 2 दिन का सैक्रिफाइस नहीं होता। 31st 1st को आराम से अपना न्यू ईयर मनाइए और चुपचाप 2nd को आइए और 2nd से अपनी पढ़ाई चालू करिए। 2nd से लेके अगर आप 11th तक की बात करते हैं, तो इसमें आप अगर एक घटना चक्र कवर करते हैं, तो एग्जाम्पल आप इसमें एनवायरनमेंट की घटना चक्र कवर कर रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट की घटना चक्र कवर कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट सेक्शन से जो भी घटना चक्र आपने कवर किया, 12th को इसका सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, जो भी आप टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। तो लाइकवाइज जब आप 10-10 दिन में एक घटना चक्र, तो मुझे लगता है जैन और फेब्रुवरी के मंथ के एंड तक आते आते आपकी सारी घटना चक्र फिनिश हो जाएगी। अगर 10 डेज भी देते हैं, जनरली 7 से 10 डेज लगता है। अगर कहीं पे 7 डेज लग गया तो 3 दिन वहाँ पे आपने बचा लिया। तो स्टार्ट करिए आप एनवायरनमेंट की घटना चक्र से, फिर आप पॉलिटी के घटना चक्र में मूव हो जाइए। इसके बाद में आपको साइंस एंड टेक, एक ये है जो आपको शायद 12 दिन लगेगा, बट इट इज़ स्टिल ओके बिकॉज जस्ट गिव मी 1 मिनट। एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड जनरल साइंस, नॉट साइंस एंड टेक, जनरल साइंस। तो देखिए एनवायरनमेंट को 10 दिन नहीं लगेगा, ये 5 से 6 दिन में फिनिश होने वाला है। एंड जो टाइम बचेगा वो आपका यहाँ पे जनरल साइंस में। तो ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूँ मैं, एवरेज टाइम में 10-10 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक बार एनवायरनमेंट, पॉलिटी, जनरल साइंस हुआ, उसके बाद में हमारा आता है घटना चक्र ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का घटना चक्र आने के बाद में आ जाएगा हमारा हिस्ट्री का। सबसे आखिरी में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। और जो रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का तो आपको पोर्शन जो प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर आपको एनालिसिस करना है, तो वहाँ से हर साल कितने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं उसको आप निकाल लीजिए। एंड साइड बाय साइड स्लीपी क्लासेस के इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लीजिए। एंड जो भी करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स आता है वो इंक्लूड होता है, क्योंकि स्कीम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इको से। तो ये आपका नई करके भी 10, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब्जेक्ट हैं। और 6 सब्जेक्ट में एवरेज अगर मैं 8 से 10 दिन दूंगी तो 56 से 60 डेज में ये टाइम टेबल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जैन से फेब के मंथ में आपके सारे घटना चक्र खत्म हो जाएंगे। एंड साइड बाय साइड आफ्टर फिनिशिंग द घटना चक्र आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद में साइड बाय साइड आपको क्या करना है, दिन का 1 घंटा निकाल के, मतलब इस जनवरी एंड फेब्रुवरी में जब आप 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इसमें से 1 घंटा निकाल के आपको करंट अफेयर्स को भी देना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। गलती से अगर अप्रैल में एग्ज़ाम हो गया ना, तो यू विल बी इन अ मेस, यू नो। तो इसलिए करंट अफेयर्स को दिन में 1 घंटा निकाल के, यार 2 ही तो बुक पढ़नी है, एक घटनासार ले लीजिए या तो स्पीडी ले लीजिए, और एक एक करके वीडियो देखना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले की भी वीडियो की अगर आप लेंथ देखते हैं, तो 1 महीने की लेंथ उसकी 1.5 घंटे से उसकी 1 आवर से 1 आवर 45 मिनट्स में उसका 1 महीने का पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाता है। तो मुझे इसमें चैलेंज नज़र नहीं आता अगर आप दिसंबर एंड जनवरी के मंथ में खड़े हैं। हाँ, अगर आप मार्च अप्रैल के मंथ में खड़े होते तो फिर करंट अफेयर्स चैलेंजिंग हो जाता। अभी तो आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है और उसके बाद में रिपीट करना है दृष्टि से, तो यू आर एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन राइट नाउ। तो यार करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए दिन का 1 घंटा दे के। जब हम ये करते हैं तो जनवरी एंड फेब में मैं आपको अश्योर करती हूँ कि करंट अफेयर्स नोट्स के साथ में आप रेडी रहेंगे। बहुत सारे मल्टीपल सोर्स से आप उनके करंट अफेयर्स में, दिन का 1 घंटा बोल रही हूँ, दिन का 1 घंटा 60 दिन तक 60 घंटे अगर आपने करंट अफेयर्स को दे दिए,
तो इन 60 घंटों में आपकी कोई भी 2 बुकलेट पढ़ के रेडी हो जाएगी, किसी भी 2 चैनल का करंट अफेयर्स का वीडियो देख के रेडी हो जाएगा, प्लस नोट्स बन जाएंगे। और जब ये सब हो जाएगा फरवरी के मंथ में, तो इमेजिन आप जब मार्च के मंथ में खड़े होंगे तो आप कितने कंफर्टेबल। मस्त होली मनाइएगा, होली के अब होली वाले दिन पे एंड आ जाइए। अब यहाँ से मार्च के मंथ में आप आ जाते हैं करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ का, आपको जो है यहाँ से आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब बातें हैं कि जब ये टेस्ट सीरीज़ पढ़ना कैसे है। तो पहले हमने जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद में एक आध दिन रिवीजन को दे दीजिए अपने नोट्स के। रिवीजन करने के बाद में आप टेस्ट दे रहे हैं। अब ये जो टेस्ट देंगे तो स्टार्टिंग का 1, 2, 3 एंड 4 टेस्ट रहेगा ना, इसके जो मार्क्स रहेंगे ये कम रहेंगे। अपने आप से उम्मीद मत करिएगा कि आपने आज इस घटना चक्र ओपन किया है और मैंने रिवीजन किया है तो मेरे मार्क्स एकदम अभी से 120 प्लस आने लग गए। ऐसा नहीं होने वाला है। 120 नेट क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो 110, 120 नेट क्वेश्चन में जाएगा, ऐसा आप खुद से एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जो स्टार्टिंग के टेस्ट है ना, जो जनवरी और फरवरी के मंथ में हम टेस्ट दे रहे हैं, हम सिर्फ ये समझने के लिए दे रहे हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द टॉपिक जो हम कंफर्टेबल हो गए हैं, एंड व्हाट आर द टॉपिक्स जिस पे हम स्टूपिड मिस्टेक, सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, एक तो वो मिस्टेक होती है, दूसरी जो होती है वो अनअवेयरनेस की होती है कि इस टॉपिक के बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, हम अनअवेयर हैं इसके बारे में। तो इस तरीके से सिली मिस्टेक कर रहे हैं कि अनअवेयर हुए कि आप कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे एनालाइज करनी है। तो जनवरी एंड फरवरी के मंथ का जो टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली आपकी प्रेपरेशन होती है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट बनने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल में जाके कौन सा पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 1 से लेके 5 टेस्ट जो होते हैं वो कभी भी आपको मार्क्स नहीं बताते हैं। उसमें मार्क्स के पीछे मत दौड़िएगा। हो सकता है कि आप नेट में 60 क्वेश्चंस कर रहे हो, नेट में 70 क्वेश्चंस कर रहे हो, इतने कम मार्क्स देख के घबराना नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमको बस इसमें क्या करना है कि हमने अगर सिली मिस्टेक करी है तो जब हम अपने आंसर को एनालिसिस कर रहे हैं तो वी शुड बी अवेयर कि हमारी, जब हम ये टेस्ट को दे रहे थे तो टेस्ट देने के बाद में हमने ये वाला आंसर टिक किया, जब हमने इसका एनालिसिस किया तो ये आंसर तो रॉन्ग निकल गया। तो ये आंसर जो रॉन्ग निकला, तो व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस क्या था वाइल मार्किंग दिस सिली मिस्टेक। तो आपको पता है जैसे ही आप अपनी इग्नोरेंस के ऊपर अवेयरनेस का लाइट डालते हैं ना, तो वो इग्नोरेंस अपने आप ख़त्म होते जाती है एंड इससे निकलती है कॉन्शियसनेस। ये बिल्कुल स्पिरिचुअल स्टडी बता रही हूँ, मगर ये स्पिरिचुअल स्टडी ही तो, हम भी तो स्पिरिट ही है, राइट, सभी तो आत्मा है। तो ये जो स्पिरिचुअल स्टडीज़ है ये भी पढ़ाई में काम आती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इग्नोरेंस में पढ़ाई मत कीजिए कि कौन क्या बोल रहा है। खुद को खुद देखिए, खुद टेस्ट सीरीज़ में जहाँ आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, अवेयरनेस की लाइट डालिए वहाँ पे कि मैंने ऐसा क्या था, व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस व्हाइल मेकिंग दिस सिली मिस्टेक। लाइकवाइज जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आपको बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है, आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, बट आपने इस क्वेश्चन में मार दिया है तुक्का। तो तुक्का मारने के बाद में जब आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप तुक्का मार रहे हो तो, और वो करेक्ट हो गया, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जब ये तुक्का मार रहा था व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड मेरा, मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी जिसके कारण मैंने ये तुक्का मारा और जो ये तुक्का करेक्ट हो गया। इस अवेयरनेस के साथ में जब आप 2-3 महीना अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को रखते हैं ना, तो ट्रस्ट मी सम थिंग्स आर ऑटोमेटिक, आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स, बट आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाते हैं। काफ़ी अवेयरनेस आ जाती है आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, इंटरनल फैक्ट से रिलेटेड कि यार ये फैक्ट 80% नहीं था, 85% था, 90 नहीं था, 95% था। तो ये सारी अवेयरनेस जब आप इस तरीके से आंसर पेपर, सिर्फ ऐसा ब्लाइंडली नहीं करना कि मैंने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन पढ़ा, टिक मारा, ख़त्म कर दिया, हाँ मेरे को 60 मिल गया। अगर आप उस तरीके, अगर आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं फॉर द सेक ऑफ गिविंग टेस्ट, तो बहुत अपने साथ में भलाई नहीं कर रहे हैं। टेस्ट देने के बाद में आपको एनालाइज करना है। जो क्वेश्चंस आप करेक्ट मार्क कर रहे हैं ना, आते हुए क्वेश्चन जो करेक्ट मार्क कर रहे हैं ना, उनकी एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पकड़ना क्या है कि जब आपने तुक्का मारा तो वो तुक्का राइट क्यों हुआ और ये तुक्का रॉन्ग क्यों हुआ, ये बेसिकली आपको एनालिसिस करना है खुद के में। एंड
दूसरा टाइप का जो होता है कि जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, ये सिली मिस्टेक्स आपसे क्यों हो रही है। तो ये आपका टेस्ट है जो कि आप जनवरी और फरवरी के मंथ में ये करने वाले हैं एंड मार्च के मंथ में फुल लेंथ के साथ में भी ये करने वाले हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ अ पर्सन शुड यूज़ टेस्ट सीरीज़। ब्लाइंडली पढ़ना है, पढ़ के टेस्ट सीरीज़ देना है, ठीक है, OMR भर के उसको देखना है कौन कितना करे कितना रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन काम आता है एनालिसिस एंड आप वर्स्ट पार्ट बोल लीजिए या फिर बेस्ट पार्ट बोल लीजिए, प्री के लिए जो एनालिसिस होता है ना, उसके लिए कोई टीचर नहीं आने वाला। आपके पास में वो जो आंसर शीट की बुकलेट रहती है, उसके बाद में उसका मॉक आंसर रहता है, आपको खुद से ही एनालाइज करना है, खुद से ही पढ़ना है। एक तो ये हो गया। बस एक छोटी सी चीज़ मैं और बोलूँगी कि जितने भी आप मिस्टेक कर रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन में आपके मिस्टेक हुए हैं ना, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाइए जिसमें आप सिर्फ मिस्टेक वाले क्वेश्चन का नोट बना रहे हैं, क्योंकि जब एक बार मिस्टेक होती है तो ये वाली मिस्टेक आपसे दोबारा ना हो। ये हम कब कर पाएंगे, जब मिस्टेक्स की कंपाइलेशन विद द करेक्ट आंसर हमारे पास में रहता है। तो फिर हम जब रिवीजन के समय पे हम ये मिस्टेक वाली कॉपी से भी रिवाइज करेंगे कि हमारा मिस्टेक वाला कौन कौन सा टॉपिक था, उसका राइट आंसर क्या है। कभी कभी हम डेट में फ़र्क कर जाते हैं ना, 1957 से 1956, कभी कभी 1958, ये जो क्लोज वाले डेट्स होते हैं ना, इसमें जो मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक अगर हमने टेस्ट सीरीज़ में करी है और रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए आपको भी पता है प्रोबेबिलिटी जो होती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करने की, वो बहुत होती है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी टेस्ट सीरीज़ से रिपीट नहीं हो रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे टेस्ट से क्वेश्चन आए हैं, हमारे टेस्ट से क्वेश्चन आए, आपके टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आए हैं सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यही हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहे हैं, तो आपके टेस्ट सीरीज से नहीं आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को लिख के भी रखना है। एक मिस्टेक वाली एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट सीरीज। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। बहुत ज़्यादा पैसा मत खर्च करिए, बिकॉज कुछ खास नहीं चल रहा है मार्केट में। अब अगर यहीं पे मेंस का टेस्ट सीरीज होता ना बेटा, तो मेंस के टेस्ट सीरीज में हम वहाँ पे कॉस्टिंग नहीं देखते हैं। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सर लोग एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, आपका एग्जाम में क्या आपको वर्बल फीडबैक कोई दे रहा है, क्या आपकी गलती कितनी अच्छे से पकड़ी जा रही है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं। और वहाँ पे अगर एक टेस्ट वाला अगर हमसे 5,000 ले रहा है, दूसरा वाला 10,000 ले रहा है ना, तब भी 10,000 देना ओके बनता है। प्री के लिए ये चीज़ नहीं होती है, इसलिए प्री के लिए ज़रा सा आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर कॉस्टिंग मिला लीजिएगा। दो टेस्ट के बीच में अगर 400 से या 500 का बीच का गैप होगा ना, उतना ही रखिएगा। अगर डबल किसी भी टेस्ट सीरीज़ का डबल रेट मत दीजिएगा, क्वेश्चन सबके सेम है, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। ठीक है, होप दिस वॉज यूजफुल टू यू। आने वाले वीडियोज़ में घटना चक्र के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।